हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने एनसीईआरटी का है ना सिलेबस लगाना शुरू किया था, जिसमें 9th क्लास के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको बताया था, हमारे आसपास के पदार्थ। उसके बारे में कुछ टॉपिक्स अपन पढ़ना स्टार्ट किए थे और उसके बाद में एक दो दिन मेरी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी इंटरनल इशू की वजह से वीडियो लेट हो गई थी। अब हम फटाफट से है ना जल्दी से आगे कंटिन्यू करते जाते हैं और जितना हो सकते हैं फटाफट चैप्टर को समझते जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको है ना पिछले वीडियो के अंदर है ना शाई के बारे में और शहद से रिलेटेड एक क्रियाकलाप के बारे में बताया था कि है ना एक गिलास के अंदर है ना शाई को डाल देते हैं, एक गिलास के अंदर शहद को डाल देते हैं और देखते हैं कि दोनों कब मिक्स हो रहे हैं, कितनी देर में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद में क्या चीज़ हो रही है, उसका एग्जाम्पल। उसके बाद में मैंने क्रियाकलाप के अंदर है ना आपको CuSO4 और KMnO3 यानी अपने पास में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का भी एक एग्जाम्पल बताया था। इनडायरेक्टली मैंने आपको इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया था कि अगर CuSO4 है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके क्रिस्टल्स है ना पानी के अंदर डाल दिए जाए और डालने के बाद में है ना उन दोनों को मिक्स किया जाए, तो मिक्स करने के बाद में पानी और क्रिस्टल्स उन दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या मूवमेंट होती है, उस बर्तन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तापमान के इस कंडीशन के अंदर क्या हो, अगर हम है ना किसी भी वाटर होता है या फिर कोई भी जल है या फिर कोई भी मिक्सचर है, उसको अगर अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से और समझेंगे। अब अपन क्रियाकलाप मेन है। क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी साइंस के टॉपिक को अगर आपको समझना है और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही साबित हुआ है, तो उसको एक्सपेरिमेंट से ही समझा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल को समझ कर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। आपने पानी को देखा होगा, पानी अगर शांत अवस्था में भी रहता होगा ना, उसको बिल्कुल आप घूर से देखोगे ना, अगर एक आंख टिका है तो आपको महसूस होगा पानी में मूवमेंट हो रही है, हल्की हल्की, तब भी होती रहती है, क्योंकि गण आपस में ना मतलब कण क्या होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। हाँ, जबरदस्ती अगर हम उनको बांध के रखें, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, उसमें क्या होता है कि कणों को बांध दिया जाता है। बांधने का मतलब हो गया कि वो आपस में एक दूसरे से इतने प्रेशर से चिपक जाते हैं कि वो बंध जाते हैं और बंधने की वजह से वो हिल नहीं पाते। लेकिन कुछ कण होते हैं ना जो है ना मूवमेंट करते रहते हैं, इसका मतलब हो गया कि एक कण से दूसरे कण के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, इसलिए मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर गति से चल रही है यानी गतिशील हो रही है, तो उसमें एक तरह की एनर्जी लगती है, वो है गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे ऊर्जा के बारे में बात आई है और अपने साइंस के टॉपिक के बेसिस पे चल रहा है, तो ऊर्जा दो तरह की होती है। एक तो अपनी नॉर्मली ऊर्जा होती है जिसको अपन इलेक्ट्रिकल के सर्किट के अंदर लेते हैं, और ये वाली एनर्जी होती है जिसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये हो गया, एक तो होगी चलने वाली एनर्जी, एक होगी बिल्कुल स्थिर एनर्जी। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। गतिज ऊर्जा के बारे में आपको कभी भी एग्जाम्पल देना हो तो पहली परिभाषा तो बिड़ते ही बता देना, कोई भी वस्तु या भी कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु या कोई भी चीज़ जो चलती अवस्था में हो तो वो गतिज ऊर्जा के कॉन्टेक्ट में आती है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में बहता हुआ पानी, ठीक है, चलती हुई गाड़ी, ये सब है ना एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा के हैं, ठीक है ना। अगर पानी बह रहा है तो इसका मतलब हो गया उस पानी के अंदर गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और अगर जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का मतलब हो गया, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। अब वहीं पे एक और आता है स्थितिज ऊर्जा। देखो क्या होगा, मैं थोड़ा सा बीच में अपनी बात काट रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा कि जो जो टॉपिक है ना बीच बीच के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें आती जाएंगी ना, मैं आपको समझाता जाऊंगा। कुछ वर्ड्स के है ना जैसे इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए, मतलब हिंदी मीनिंग तो होते ही है, कुछ वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको क्लियरेंस होने लग जाएगी कि हाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड हो रही है सारी बातें, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट बात करते हैं। मैं बात कर रहा था स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो एक स्थिर अवस्था में हो। स्थिर अवस्था का मतलब कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, आप इमेजिन करो कि ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने ऊपर से दबाया और दबाऊंगा तो ये प्रेशर से नीचे दब जाएगी, यूँ ऐसे नीचे की तरफ में आ जाएगी। जैसे ही नीचे की तरफ में आएगी तो ये ऊपर की तरफ में उठने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि आपने बल लगा रखा है तो वो बल से क्या, वो अभी भी है ना स्थिर अवस्था में है। तो इसका मतलब उस कंडीशन में है ना इसके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी ना, वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये बाहर निकलने को तैयार हो रहा है, मतलब उछलने को तैयार हो रहा है। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है तीर कमान। तीर कमान में अपन क्या करते हैं, तीर को अपन है ना एक जगह पे आके सेटअप कर लेते हैं, मतलब मैंने उसको कमान पे लगा दिया है और बढ़िया ढंग से, मतलब वो छूटने ही वाला है। तो छूटने की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर उस तीर के अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो आगे की तरफ जाने वाला होता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन बहुत सारे एग्जाम्पल है।
अभी धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे तो एग्जाम्पल्स को पढ़ते जाएंगे। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट बताता हूँ। पानी को आप पतीले के अंदर गर्म करने के लिए गैस पे रख दो, आप नोटिस करोगे जैसे ही नीचे से आँच लगेगी ना आग के अंदर, तो एकदम से पतीले में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। क्यों आवाज़ आएगी? क्योंकि स्टील के जो कण होंगे ना वो आपस में वाइब्रेशन मारेंगे बहुत ज़ोर से, और अगर स्टील के कण वाइब्रेशन मारेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण होने की वजह से तापमान बनेगा, और वो तापमान क्या करेंगे, उस पानी को ट्रांसफ़र करेंगे। पानी के जो कण होंगे वो भी आपस में है ना वाइब्रेट होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा वाइब्रेट होंगे उतने ज़्यादा घर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जल्दी जल्दी क्या होगा, फिर पानी है ना गर्म होना शुरू हो जाएगा। यही कंडीशन होती है। तापमान की वजह से ही किसी के कण की मूवमेंट बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब मूवमेंट मतलब है ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। तापमान सबसे बेस्ट तरीका होता है पता लगाने का। नेक्स्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। ऑब्वियसली बातें होनी ही है, मूवमेंट बढ़ जाएगी। अब उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है पानी। पानी के अंदर अगर मैं दूध डाल दूं, तो पानी के अंदर जब दूध डाल दूंगा तो दूध पानी के अंदर ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाएगा, और आपके पास में जो है ना फ्लेवर आएगा ना ऊपर की तरफ में, जो मूवमेंट आएगी वो आएगी दूध की। क्यों? क्योंकि दूध की है ना सांद्रता जो होती है ना, सांद्रता का मतलब ये होता है दूध का कणों का जो गुण है ना वो पानी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए है ना उसमें सफ़ेद गुण ही रहता है। मतलब सफ़ेद गुण का मतलब सफ़ेद दिखता है, ना कि पानी का शेप दिखता है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट है, ऐसे कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। समावेश का मतलब एक कण दूसरे कण से समावेश हो गया, मतलब अटैच हो गया। ठीक है ना, और दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ को अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहीं पे अपन को एक छोटी छोटी बातें पढ़नी है कि विसरण का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, मैं उसके नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं बताता जाऊँगा। देखो क्या लिखा है, दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना, मतलब एक कण यहाँ पे है दूसरा कण यहाँ पे, इन दोनों का स्वतः में मिलना। स्वतः का मतलब क्या हो गया, खुद ही सेल्फ जा रहे हैं, और सेल्फ जाने के बाद में आपस में मिल गए, मिक्स हो गए, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण। और विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम कॉम्पिटिटिव लाइफ के मतलब है ना, जो एग्जाम देते हैं ना अपन, उस कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है कि एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन है, फिर उसके बाद में ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाता है विभिन्न पदार्थों का जोड़, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, विभिन्न पदार्थों का है ना समावेश, ऐसे टाइप के है ना ऑप्शंस बनते हैं, और लास्ट में लिख देते हैं उपरोक्त में से सभी, इस तरह से, या फिर कुछ लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप आंच बढ़ाओगे तो भयंकर तरीके से आंच बढ़ेगी, तो इसका मतलब तापमान बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो फिर विसरण बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको है ना तापमान को विसरण से रिलेटेड करना है, अगर कण के बारे में बात करें तो, है ना, ये बात देखनी है। ऐसा क्यों होता है, अब क्वेश्चन आया है ऐसा होता क्यों है, रियल कंडीशन क्या होती है, तो रियल कंडीशन को अपन को समझना है। तो रियल कंडीशन को देखो कैसे तरीके से बताऊँ। देखो रियल कंडीशन आपकी ये है कि जैसे लिखा हुआ है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ऑब्वियसली बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक कण दूसरे कण से क्या होगा, मूवमेंट करता रहता है। अब मूवमेंट करेगा तो कभी इधर अटैच होगा, कभी इधर अटैच होगा, दोनों के बीच में है ना डिफरेंस चलता ही रहता है। भले कण है ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि है ना अगर पीतल बनाना है मुझे, तो पीतल बनाने के लिए है ना दो चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे अपने पास में कॉपर और जिंक, इन दोनों का मिक्सअप होता है, इन दोनों के मिक्स से क्या होता है, पीतल बनता है। तो कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है ना, तो मिलाने के बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, समावेश होता है। समावेश होने का मतलब एक कण दूसरे कण को पकड़ रहा है, और पकड़ने के बाद में ही उनका कलर डिफरेंट चेंज होता है। तो कॉपर भूरा कलर का होता है, और अपने पास में जिंक जो होता है, जो हल्का है ना, मतलब चॉकलेटी से बाहर निकला हुआ कलर होता है। दोनों जो थोड़ा मिक्सअप होना शुरू होता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, हल्का हल्का येलो शेड आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और वो पीतल का रूप मिल जाता है। अपन उसको है ना मतलब लोकल गोल्ड भी बोल सकते हैं। लोकल गोल्ड का मतलब हो गया कि ऐसा गोल्ड जिसकी डिमांड कम है। डिमांड का मतलब है उसकी वैल्यू कम है। ठीक है ना, पदार्थ के कण एक दूसरे पर आकर्षित करते हैं। अब है क्रियाकलाप, मैंने बताया था हर चीज़ को क्रियाकलाप के थ्रू ही समझना है। इसको देखो एक बेस्ट एग्जांपल से समझा रखा है, देखो कैसे। देखो इस खेल को, अब अगर थोड़ा सा है ना एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखो ये किताब है पुरानी, तो इसके अंदर क्या है कि है ना कुछ कुछ है ना, मतलब आपको है ना टॉपिक्स में है ना थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, क्योंकि क्या है इसकी जो है ना लिखावट है ना वो थोड़ी थोड़ी मिट गई है। लेकिन हाँ, मैं आपको है ना धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो देखो मैं पढ़ देता हूँ। इस खेल को एक मैदान में खेलें और आगे बताए गए ढेरों में 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। अब देखो मानव श्रृंखला कैसे है, एक जना, दूसरा जना, तीसरा जना, चौथा जना, पांचवा जना, ये क्या कर रहे हैं, एक ने है ना दूसरे के ऊपर हाथ रख रखा है पीछे की तरफ, ऐसे तीसरे ने चौथे पे, चौथे ने पांचवे पे रख रखा है। ठीक है ना, उसके बाद में पहला समूह
जो कि है इद मिश्री नर्तकों। अब देखो ये एक नाम है, ये जो एक नर्तक है जो एक खेला जाता है अपने पास में, एक तरह से इनडायरेक्टली समझ लो आप। थोड़ा नेपोलियन साइड की अगर बात करो तो जैसे नेपाली हो गया, नेपाली साइड के अंदर है ना, मतलब ज़्यादा ये गेम खेले जाते हैं, ठीक है ना। अपने ये मेघालय हो गया, नागालैंड साइड में भी चलता है, ठीक है। तो पहला समूह इस मृदी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। एक दूसरे को पीछे से मैंने आपको बता ही दिया, एक दूसरे के पीछे हाथ रख ले। अब दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। अब एक ने दूसरे का पकड़ा तो दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथा, चौथा से पांचवा, ठीक है ना। ऐसे श्रृंखला बनती जाएगी, ठीक है। श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तो तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब देखो यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में है गैप, गैप है मतलब इन्होंने 5 की श्रृंखला बनाई है। अब 5 की श्रृंखला में क्या करा, एक ने और दूसरे ने, इन दोनों ने तो देखो पीछे से उंगली पकड़ ली, ठीक है। और इस वाले ने, बीच वाले ने क्या करा कि है ना, बीच की मतलब जो लेडी है उन्होंने क्या करा, इधर से और इधर से हाथ इधर की तरफ डाल दिया। इनडायरेक्टली कहूँ ना तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ने दूसरे को पकड़ लिया, एक ने दूसरे को पकड़ लिया, बस इनडायरेक्टली ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने को प्रयास करें। अब सीधी सी बात है, इसको बांटने का प्रयास करें। बांटने का मतलब इसको तोड़ने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखो समूह वर्ड लिखे हैं। समूह का मतलब ये हो गया कि आप ये जो श्रृंखला बनाई है ना, ये आपको बोलना चाह रहा है कि 1 2 3 और 4 ऐसी 4 श्रृंखला बना लो अपनी अपनी, 5 बच्चों की। और उसके अकॉर्डिंग इनको बता रहा है कि है ना, आप एक जना मतलब 2 श्रृंखला ऐसी बना लो जो है ना बिल्कुल एक साथ अटैच हो, और वो दूसरी 2 श्रृंखलाओं को तोड़ने की कोशिश करो। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस समूह को तोड़ना आसान था। एक में क्या हुआ, एक के अंदर तो है ना सिर्फ और सिर्फ है ना अटैचमेंट हुआ, बस ऐसे। एक में अटैचमेंट हुआ ऐसे, फिर उसके बाद में एक में अटैचमेंट हुआ ऐसे। अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, और इसमें क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को तोड़ना आसान हुआ, इस वाले ग्रुप को तोड़ना आसान हुआ, इस ग्रुप को तोड़ना आसान हुआ, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जो चीज़ जितनी आसानी से, मतलब जितनी है ना, सॉरी माफ़ करना, आसानी बोल दिया मैंने, मजबूती से, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को मजबूती से अगर पकड़ के रखेगी तो ऑब्वियसली बात है उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। बस वही चीज़ है, किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। ऑब्वियसली बात है हाथ वाले ने, क्योंकि हाथ वाले ने बहुत मजबूत से पकड़ रखा था, ठीक है। अब एक क्रियाकलाप सेकंड, देखो क्रियाकलाप अगला क्या बोल रहा है, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। देखो मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक लोहे की कील लेनी है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिख जाए, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर कर दीजिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया भंगुर। भंगुर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मतलब चकनाचूर कर दीजिए। भंगुर का मतलब यहीं पे अपन को समझना है। भंगुर का मतलब होता है उसको तोड़ दिए, वो मतलब बिल्कुल है ना तोड़ के है ना उसको है ना चकनाचूर कर दो, मतलब उसको बारीक कण में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। क्या क्या लिया मैंने, एक लोहे की कील, एक लिया एक चौक का टुकड़ा और एक लिया रबर बैंड। अब ये भंगुर करने का मतलब तोड़ दिया। अब इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब आपने उसको तोड़ना शुरू किया ना, तो तोड़ते टाइम पे कौन सी चीज़ है ना आसानी से टूट गई, कौन सी चीज़ मुश्किल से टूटी। मैं अगर बोलूँ रबर बैंड की, मैं रबर बैंड से शुरू करता हूँ। अगर मैं रबर बैंड के ऊपर हथौड़ा मारूंगा, ठीक है ना, हथौड़ा मार रहे काट नहीं रहे, अगर मैं बोलूँ इसको हथौड़ा मारूँ, इसको भंगुर करूँ, इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो आपको भी पता है रबर बैंड है। रबर बैंड क्या होगा कि जितना अपन उसको है ना जोर से मारेंगे ना तो वो स्पंज की तरह टूटेगा, मतलब स्पंज की तरह, मतलब वो धक्का देने की कोशिश करेगा। चूंकि रबर बैंड के अंदर रबर का जो बैंड होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, तो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँ ना तो उसको है ना, अगर मैं लगातार एक फ्लैट जगह पे है ना थोड़े से मारूंगा ना तो वो नहीं टूटेगा। हाँ, अगर मैं कोई तिकोनी जगह मार दूं, इस जगह पे मैं चोट मारूं और रबर बैंड को यूज लेटा के अगर है ना मैं चोट मारूं तो वो रबर बैंड टूट जाएगा, कट जाएगा, कटेगा, भंगुर नहीं होगा, ठीक है ना। वही बात करता हूँ चौक का टुकड़ा। अब चौक का टुकड़ा तो क्या होता है, थोड़ा सॉलिड होता है। अब सॉलिड होने की वजह से क्या होता है कि है ना उस कंडीशन के अंदर क्या आपस में कण जुड़े हुए हैं, जैसे ही मैं उसके ऊपर हथौड़ा मारता हूँ तो बिखर जाता है, पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब वही बात करता हूँ लोहे की कील। लोहे की कील के ऊपर मैं है ना हथौड़ा मारूंगा ना तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होगा। और ये सब आप जानते ही हो, घर के अंदर क्रियाकलाप चलती रहती है ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है इसका जवाब ये लोहे की कील ही है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगला ये बोलना चाह रहा है कि नेक्स्ट है,
अब ये एग्जाम्पल तो अपन समझ ही चुके हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलना चाहिए, देखो एग्जाम्पल से ही अपन है ना इस चैप्टर को है ना जितनी जल्दी हो सके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। देखो क्या बोलना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझना आप। एक थाली लो या फिर एक कटोरी ले लो, मैं तो कह रहा हूँ थाली क्या कटोरी ले लो। उस कटोरी के अंदर है ना थोड़ी सी है ना पानी की 5-6 बूंदे डाल दो। 5-6 बूंदों में क्या होगा, थोड़ा सा इतना सा हिस्सा बढ़ जाएगा। अब है ना उसको हाथों से यूँ काटना है, हाथ से यूँ काट के दिखाना है। अब तो जैसे ही अपन उसको काटेंगे तो आपको भी पता है कि वो आसानी से कट जाएगा। कटने का मतलब है बिल्कुल आसानी से है ना फ्लैट हो जाएगा। एक जल की सतह कटती है तो जल की सतह ना कटने का क्या कारण है। अब देखो जल की सतह कट रही है और अगर जल की सतह अगर कटे या फिर ना कटे तो उसका कारण क्या होगा। इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि एक कंडीशन तो है कि जल की सतह कट जाए, एक कंडीशन हो जल की सतह ना कटे, तो उस कंडीशन में क्या कारण हो सकता है। तो देखो आपको पता है कोई सॉलिड चीज़ होती है ना, तो सॉलिड चीज़ आसानी से आप है ना उस पर हाथ पे उंगली मारोगे ना तो वो कोई कटने वाली नहीं होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि जल है, जल के है ना कण है ना अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म होने का मतलब ये हो गया इतने सूक्ष्म होते हैं कि हाँ आपस में मिक्स तो होते हैं लेकिन उनके अंदर भी है ना एक स्पेस होता है। स्पेस का मतलब उसमें गैप होता है, हवा जाने का कांटेक्ट रहता है, तभी तो हवा जो होती है ना पानी के अंदर बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो इसी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ऐसा समझ लो ना आप तो, कि अगर मैंने है ना पानी के अंदर अगर दूध मिला लिया तो देखो आसानी से दूध मिल जाता है, ठीक है ना, वही एग्जाम्पल है। तो उपरोक्त तीन क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच में एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है और ये बल कणों को एक साथ रखता है, यानी एक कण दूसरे कण को यूं साथ में बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल ही देता हूं मैं आपको, है ना, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इन दोनों ओशंस को देखना, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इन दोनों का कलर अलग अलग होगा। आप इसको देख लेना गूगल्स के ऊपर, है ना, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन होते हैं ना, जो जब जब भी है ना ये दोनों मिलते हैं ना आपस में तो एक का कलर है ना अलग ही होगा, एक का कलर अलग होगा, आपस में मिल नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर कण के अंदर है ना अपने अपने पदार्थ केमिकल इक्विपमेंट्स है ना अलग अलग मिले हुए हैं। क्योंकि समुद्र का पानी है तो समुद्र के पानी के अंदर आपको पता ही है नमक की मात्रा तो होती है, लेकिन अगर नमक की मात्रा अलग अलग फ्लेवर में हो, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में हो तो है ना कलर की वजह से है ना मिक्सअप नहीं हो पाता। कलर क्या, सॉरी माफ कीजिए, केमिकल रिएक्शंस की वजह से मिक्सअप नहीं हो पाते। वही कणों का समावेश, एक कण दूसरे के अंदर मिक्स ही नहीं हो पा रहा है तो इसलिए कलर अलग अलग है। तो ये बल कणों के एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। सीधी बात है, सॉलिड पदार्थ के अंदर अलग होगा, गैस पदार्थ में अलग होगा और लिक्विड पदार्थ के अंदर अलग होगा। सबके अंदर अलग अलग तरीके से बात होती है, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर हमने है ना थोड़ा बहुत अपन ने टॉपिक को समझने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी है ना आपको है ना आगे से आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप देखो इसमें कुछ प्रश्न है, अब ये प्रश्न देखो सेम जो अभी अपन ने पढ़ा ना उसी के एग्जाम्पल्स हैं। देखो कैसे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। अब देखो कौन से पदार्थ है, पदार्थ पूछा है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। अब सीधी सी बात है, मैं आपको बोलूं पदार्थ पूछ रहा है तो पदार्थ का मतलब क्या हो गया, कुर्सी, कुर्सी एक पदार्थ है। वायु, वायु भी एक पदार्थ का रूप है क्योंकि गैस का रूप है ना। उसके बाद में स्नेह, अब स्नेह क्या होता है, स्नेह का मतलब तो ये हो गया कि किसी को प्रेम दिखाना या फिर प्रेम करना, तो ये स्नेह कोई पदार्थ थोड़ी ना है, ये तो भावना में आ गया। उसके बाद में आ गया गंध। अब गंध को कर रहे हैं तो अपन सुगंध कर रहे हैं, तो सुगंध कर रहे हैं तो सुगंध ले रहे हैं, तो ये पदार्थ का रूप थोड़ी ना है, ये तो मेरी एक गुण हो गया, मेरे शरीर का गुण हो गया कि मैंने उससे गंध ली है। उसके बाद में घृणा, घृणा भी क्या होता है, गुस्सा करना, तो ये तो चीज़ इसमें आती ही नहीं है। फिर उसके बाद में बादाम, बादाम भी एक पदार्थ है तो खाने लायक चीज लेकिन है तो पदार्थ से बनी, तो पदार्थ से ही है। विचार है, विचार कोई पदार्थ से थोड़ा ना बना है, विचार तो अपने पास में अंतर्मन होता है। उसके बाद में शीत, शीत क्या है, मौसम है। अब मौसम क्या कोई पदार्थ थोड़ी ना है, मौसम, मौसम के अंदर जो है ना चीजें उत्पन्न होती है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनती है। यहाँ मौसम, यहाँ पे शीत के बारे में बोला गया, ठंडी गर्मी के बारे में पूछा गया है कि ठंड क्या होता है, गर्मी क्या होता है, तो ये पदार्थ का रूप नहीं है। नींबू पानी बिल्कुल पदार्थ है, ठीक है। इत्र की सुगंध, अब इत्र की अपन सुगंध ले रहे हैं तो देखो इत्र की अगर मैं सुगंध ले रहा हूं तो सुगंध लेने का मतलब हो गया कि गैस की सुगंध ली है मैंने तो उसकी सुगंध आई है ना मेरे पास में, तो ये भी पदार्थ का रूप हो सकता है, ठीक है ना। अगर सुगंध मेरे पास में आ रही है ना, और एक होता है सुगंध लेना, तो अगर मैं सुगंध लेता ना तो इसका मतलब वो मेरे ऊपर बात आ जाती, तो इसका मतलब ये पदार्थ का रूप में नहीं आती, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को समझना है। अब है निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गरम गरम अपना पास में गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। ऑब्वियसली बात है, आपने नोटिस किया होगा, गर्म खाना बनता है, ऊपर की तरफ में से उसकी भाप बाहर निकलती है और ऑटोमेटिकली है ना एटमॉस्फेयर में फैलती है जिससे उसकी सुगंध आने लग जाती है। अगरबत्ती एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट, ठीक है ना। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। ठंडा खाना होता है, आप देखते हो कि एक दिन पुराना खाना है तो उसमें आप चेक करते हो कि यार ये
मतलब जो भी सब्जी वगैरह है ये खराब तो नहीं हो गई है, तो उसकी सुगंध के लिए आपको नाक को पास में ले जाना पड़ता है। ऐसे स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है और इससे पदार्थ में कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि पानी को काटना है, तो पानी को काटने के कई सारे तरीके हैं। एक तो उंगली से काटना हो गया, एक पानी को है ना अपने पास में, गोताखोर का मतलब हो गया स्विमिंग करते टाइम। कैसे? आप पानी को है ना मतलब है ना पीछे की तरफ में धकेलते हो, पीछे की तरफ धकेलते हो, तो इसका मतलब आप पानी को काट रहे हो, काट के आप है ना उसके पानी का जो हिस्सा है ना, जिस हिस्से को काटा उसको पीछे धकेल रहे हो, तभी वो आपकी आगे मूवमेंट कर रहा है। ऐसे पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, ये तो आप इसका जवाब दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि आपने पीछे के टॉपिक को भी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और जैसे जैसे अपन फटाफट फटाफट एक एक टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस का मतलब समझते जाएंगे ना, तो अपने पास में टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।